नाज़रीन, सेंटकॉम की जानिब से ट्रंप को ऑप्शंस पेश कर दिए गए हैं ईरान पर हमला करने के हवाले से, और साथ ही जो अमेरिकी एम्बेसडर है इजराइल के अंदर उसने ये कहा है कि कोई फलस्तीनी रियासत हम नहीं बनने देंगे, और उसने कहा है कि अमेरिका रेजिस्ट करेगा हर उस एफर्ट को, हर उस कदम को जो फलस्तीनी रियासत बनाने की तरफ उठेगा। और अमेरिका ऑफिशियली अपनी ये पॉलिसी अनाउंस कर रहा है कि वो किसी फलस्तीनी रियासत को सपोर्ट नहीं करता और ना ही वो फलस्तीनी रियासत जो है किसी तौर पर बनने देगा। और साथ ही इस अमेरिकी एम्बेसडर ने जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैं उनकी जो पार्टी है उसको धमकी लगाई है कि अगर इन्होंने नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। पब्लिकली आकर जो धमकी लगा दी है। इससे पहले जी बात चल रही थी कि ये इन्फ्लुएंस कर रहा है और सवाल पूछा जा रहा था कि ये किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसने बयान जारी किया कि मैंने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, लेकिन अब इसने पब्लिकली आकर कह दिया है कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिराने की कोई कोशिश ना की जाए। और इसके साथ साथ जो फलस्तीनी सदर है महमूद अब्बास, उन्होंने मैक्रोन को खत लिखा है। उस खत के अंदर क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे। और ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रशिया की जानिब से वन ऑफ द लार्जेस्ट एयर अटैक जो वो किया गया है। अब चूंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है तो जैसे 2 दिन पहले हमला हुआ वो वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक था, लेकिन अभी जो हमला हुआ है वो पिछले से भी बड़ा है। चूंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है, जंग एस्केलेट हो रही है, रशिया वो वेपन्स इस्तेमाल कर रहा है, वो कैपेबिलिटीज इस्तेमाल कर रहा है जो पहले इस्तेमाल नहीं की। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के हवाले से डिस्कशन है कि क्या अमेरिका डिस्टेबलाइज हो गया है और लॉस एंजलिस में जो सूरत हाल है वो काबू में नहीं आ रही, बल्कि अब मामला उससे भी ज्यादा संगीन नौयत की तरफ चला गया है। एक तो हम फटा देख रहे हैं ना कि गवर्नर और ट्रंप का फटा है, गवर्नर डेमोक्रेट्स का है और ट्रंप है, तो फिर उनका आपस में फटा है। और ट्रंप कह रहा है कि इसको गिरफ्तार करो और गवर्नर कह रहा है कि सब किया धरा तुम्हारा है, तुम्हारी वजह से, ये नेशनल गार्ड बुलाने की वजह से मामला खराब हुए हैं। और पहले तो जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल थे। अब क्या हुआ कि जो पुलिस चीफ है लॉस एंजलिस का, उसने बयान दे दिया है गवर्नर के खिलाफ। यानी ये गवर्नर और ट्रंप से भी बड़ी बात है। देखिए वो तो चलो पॉलिटिशियंस हैं, उनमें तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त चूंकि डेमोक्रेट्स और वो सारा फटा चल रहा है, लेकिन ये तो पुलिस चीफ है ना, तो इसका और ये अंडर आता है गवर्नर के, तो इसने गवर्नर के खिलाफ बयान दिया। और बयान क्या दिया है और कहा है कि जो भी यहां पर हुआ है उसका जिम्मेदार गवर्नर है। पुलिस चीफ ने गवर्नर के खिलाफ बयान दे दिया और कहा है कि लॉस एंजलिस के अंदर जो कुछ हुआ है इसका जिम्मेदार गवर्नर है। तो ट्रंप तो ऑलरेडी कह रहा था कि इसको जब वो पकड़कर जेल में डालो, तो अब मामला ट्रंप ने अब ये कहा है कुछ देर पहले, उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि यहां पर बगावत की सूरत हाल है और प्री प्लान्ड है जो कुछ लॉस एंजलिस में हो रहा है, ये जैसे प्री प्लान्ड है। तो उसने कहा है कि अगर ये मामला इसी तरह से रहता है और फौरी हल नहीं होता तो मैं इंसुरेक्शन एक्ट ये इंपोज करने जा रहा हूं। अब ये जो इंसुरेक्शन एक्ट है ये बहुत रेयर है, यानी बहुत रेयरली इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा एक्ट है जो आप कह लें कि लास्ट 40 ईयर से इस्तेमाल नहीं हुआ, और ये एक ऐसा एक्ट है जो प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो मिलिट्री डिप्लॉय कर सके, और नेशनल गार्ड की उनकी डिप्लॉयमेंट की जो सारी पावर है वो प्रेसिडेंट के पास आ जाएगी। वैसे नेशनल गार्ड हर रियासत की अपनी पावर होती है, उनके कंट्रोल के अंदर होते हैं, लेकिन इस एक्ट को इंपोज करने के बाद लीगली वो पावर जब उधर चली जाएगी और फिर मिलिट्री भी वो डिप्लॉय कर सकते हैं कि जना बगावत हो रही है, बगावत के जुमरे के अंदर ये मिलिट्री भी डिप्लॉय कर दी जाएगी। तो ये है लॉस एंजलिस की इस वक्त सूरत हाल। यानी अमेरिका उलझ रहा है, अंदर भी उलझ रहा है और बाकी जंगों में भी उलझ रहा है। हालांकि वो कहता है कि उसका फोकस चाइना है और चाइना ही है जो अमेरिकन एम्पायर को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन चाइना आगे बढ़ता चला जा रहा है और अमेरिका ड्रैग हो रहा है, उलझ रहा है, चाहे वो अंदरूनी मामला हो या फिर दुनिया की जंगें हों। नाज़रीन, हम एक ऐसी सूरत हाल के अंदर हैं जहां पर अगले लम्हे क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता, और एक स्टेटमेंट, एक एक्शन वो सूरत हाल को मजीद एस्केलेट कर देता है। और हम एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं कि जहां पर हम सिर्फ एक मिस कैलकुलेशन की दूरी के ऊपर खड़े हुए हैं। ईरान जंग, रूस और नेटो की जंग सिर्फ एक मिस कैलकुलेशन की दूरी के ऊपर खड़ी हुई है। वहां पर जो रशियन न्यूक्लियर डेटरनेस है उसने अभी तक रोका हुआ है रशिया नेटो वॉर को, और मिडिल ईस्ट के अंदर जो ईरान जंग है, तो ईरान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज है, ऐसी कैपेबिलिटीज जो इजराइल और अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनकी इकोनॉमी को बहुत डैमेज कर सकते हैं, ये एक मिली जुली आप उनकी डेटरनेस कह लें, बहुत सारे उसमें फैक्टर्स हैं, इसने अभी तक रोका हुआ है ईरान पर हमले को। अगर ईरान में ऐसी कोई डेटरनेस ना होती और उनके पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी ना होती कि वो कोई डैमेज कर सकते इनको, तो अब तक ईरान के ऊपर हमला हो चुका होता। लेकिन इस सब के बावजूद इजरायली लॉबी जो है वो मुसलसल कोशिश कर रही है अमेरिका को ड्रैग करने के लिए, और ऐसा माहौल बना रही है कि हर सूरत ये जंग छिड़े। अब नाज़रीन, 2 बड़े वाकयात हैं।
और दोनों की बहुत ज्यादा अहमियत है। एक तो अमेरिकी जो सेंटकॉम के कमांडर हैं, जो इस पूरी जंग के अंदर हमें नजर आते हैं, अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर जो है वो सेनेट के अंदर उनकी हियरिंग हुई है, और सेनेट की हियरिंग के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें सेनेट के सामने रखी हैं और उससे दुनिया को पता चली हैं। और इस वक्त मिडिल ईस्ट के हवाले से अहम तरीन चीजें उन्होंने कहा जी कि उन्होंने ट्रंप के सामने ऑप्शंस पेश कर दिए ईरान पर हमले के हवाले से। तैयारी मुकम्मल है, ऑप्शंस ट्रंप को दे दिए गए हैं, और अगर अभी ट्रंप ये ऑर्डर करते हैं तो अगले चंद लम्हों के अंदर, चंद मिनटों घंटों के अंदर ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाएगा। इस हद तक तैयारी मुकम्मल है। अच्छा, वैसे ये वही जनरल हैं जिन्होंने हूतीज के हवाले से भी, अंसारुल्लाह के हवाले से भी प्लान्स दिए थे, ऑप्शंस दिए थे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को, और फिर हूतीज के खिलाफ क्या हुआ अमेरिका के साथ, वो एक हिस्ट्री है। और इस हेयरिंग के अंदर भी जनरल कुरिल्ला ने यह माना है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा अगर कोई चैलेंज है रेजिस्टेंस में तो वो हूतीज है, और अमेरिकी डोमिनेंस को सबसे बड़ा चैलेंज हूतीज दे रहे हैं। और शिकस्त फाश हुई अमेरिका को हूतीज के खिलाफ, और इस सेनेट की हेयरिंग में उसने माना है कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो बने हुए हैं वो अंसारुल्लाह बने हुए हैं। तो मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं इस वक्त। ये सबसे बड़ी हेडलाइंस है, सेंटकॉम चीफ स्ट्राइक प्लान्स रेडी इफ ईरान न्यूक्लियर टॉक्स कोलैप्स। देखें, ये नेतन्याहू है, ये इजरायली लॉबी है जो बार बार कह रही है कि अगर टॉक्स फेल हो गई तो ये कर देंगे। और भाई ये कैसी अजीब सी बात है, और यही वो प्रोपेगेंडा बबल होती है कि आपको एक ऐसे ऑप्शन में फंसा दिया जाता है। भाई ये कोई सेंस बनती है कि जी ये फेल हो गया तो हमला कर? भाई एक मुल्क है, उसके लोग हैं, उनकी जिंदगियां जुड़ी हैं, आपको किसने राइट दिया है? और आप जो निगोशिएशन कर रहे हैं, भाई आप कौन होते हैं? तो ये धौंस और धमकी है ना, ये बदमाशी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। तो ये तो नेतन्याहू कह रहा है कि निगोशिएशन फेल हुए, तो अगर सेंटकॉम का कमांडर भी वही बयानिया दोहरा रहा है कि अगर निगोशिएशन फेल हो गया तो हमले के, भाई तो ये तो इजरायली लॉबी की बात होगी ना। सेंटकॉम कमांडर जनरल कुरिल्ला ब्रीफ सेनेट ऑन प्रॉक्सी वॉर। क्या प्रॉक्सी वॉर जारी है, किस तरह से मामला हो रहे हैं, न्यूक्लियर रिस्क कितना है, एंड स्ट्राइक रेडीनेस वो कितनी है। वी आर प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड विद ओवरवेलमिंग फोर्स टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम पोजेसिंग न्यूक्लियर वेपन इफ प्रेसिडेंट ट्रंप ऑर्डर्स इट। बहुत बड़ी फोर्स, यानी बहुत डिस्ट्रक्टिव फोर्स के साथ हम ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। आई प्रोवाइडेड प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस विद अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस। वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस यानी एक से ज्यादा, काफी सारे ऑप्शंस हैं, कैसे हमला करना है, वैसे करना है। वी हैव प्रिपेयर्ड प्लान्स इन केस एन एग्रीमेंट विद ईरान इज नॉट रीच्ड। हमने प्लान्स तैयार कर लिए। और एक उन्होंने बात की है कि अगर इजराइल ने पूछे बगैर हमला कर दिया तो फिर हमारी फोर्सेज जो तैयार नहीं होंगी वो बहुत ज्यादा खतरे के अंदर आ जाएंगी। इफ इजराइल अटैक्स ईरान इट विल इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ आवर फोर्सेज इन द रीजन बीइंग एक्सपोज्ड टू डेंजर। ये 5 हेडलाइंस हैं, लंबी चौड़ी वहां पर बातें हुई हैं, लेकिन ईरान जंग के हवाले से ये अहम तरीन बातें आपके सामने रखी हैं। और साथ कुछ ही देर पहले, यानी ये बात सामने आई, साथ ही ट्रंप का एक स्टेटमेंट जारी हुआ है और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बता रहा है कि माहौल काफी खराब है। मैंने आपको बताया ना कि एक लम्हे कुछ होता है, अगले लम्हे कुछ होता है। ईरान हैज बिकम मच मोर अग्रेसिव। अब ये जी बयान है, ट्रंप कह रहा है कि ईरान जो है वो अग्रेसिव बन गया है, एंड दिस इज सरप्राइजिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। निगोशिएशंस में अग्रेसिवली बिहेव कर रहा है ईरान, और ये बड़ा सरप्राइजिंग है। ईरान इज बिहेविंग वेरी डिफरेंटली देन इट वाज अ फ्यू डेज बैक। कुछ दिन पहले जैसे ईरान बिहेव कर रहा था, आज वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा है और बहुत अग्रेसिव कर रहा है। वी विल मीट विद ईरानियन ऑफिशियल्स एंड सी व्हाट हैपेंस। अब देखिए, मतलब ये जो ट्रंप कह रहे हैं कि अग्रेसिव हो गया ईरान, तो इसको वैसे रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको कहते हैं कि अपनी डिमांड्स के ऊपर डट जाना, तो वो बहरहाल इसको अग्रेसिव कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान अपनी डिमांड्स के ऊपर खड़ा हो गया कि इससे आगे ना बात ना पीछे बात, ये डिमांड्स मानी जाएंगी तो मुआहिदा होगा, नहीं तो फिर ना सही। और मेरा ख्याल है उनको ये जो कॉन्फिडेंस ज्यादा हासिल हुआ है वो इस इंटेलिजेंस ऑपरेशन। देखिए, अनाउंस तो उन्होंने 2 दिन पहले किया ना, ये इंफॉर्मेशन तो उनके पास आ चुकी थी, तो ये इंफॉर्मेशन आने के बाद और ये कैपेबिलिटी हासिल करने के बाद वो इजराइल की न्यूक्लियर साइट्स को हिट कर सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस है वो बड़ा है। तो बहरहाल ये मीटिंग होने जा रही है, देखते हैं इसमें क्या बात सामने आती है। और दरमियान में इजरायली ऑफिशियल का भी एक बयान देखिए, अटैक ऑन ईरान इज क्लोजर देन होल्डिंग इलेक्शंस इन इजराइल। अब चूंकि वो गवर्नमेंट डिसॉल्व और वो सारी बातें चल रही हैं, तो इजरायली ऑफिशियल नेतन्याहू का जो नुमाइंदा वो ये कह रहा है कि ईरान पर हमला बहुत करीब है और इलेक्शन से पहले पहले ये बहरहाल हो जाएगा। तो ये इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जो बड़ी कशीदगी सामने आई है, दूसरा जो बड़ा इवेंट हुआ है वो ये हुआ है कि जो अमेरिकी एम्बेसडर टू इजराइल है, जिसके बारे में आप जानते हैं, उसकी बहुत सारी चीजें हम आपके सामने रख चुके हैं, और पहले ही दिन ये मस्जिद अक्सा में दाखिल हुआ। अब इसने क्या किया है, इसने एक तो जो हरीदी हैं, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स है, उनको पब्लिकली वार्न किया कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट न गिराना,
इसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा, ये उसने पब्लिकली वार्न कर दिया है। तो इसका मतलब कि मामला इतने करीब तो हैं कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिर सकती है। अब इस वार्निंग के बाद वो पीछे हट जाए वो अलग बात है, लेकिन मामला इतना आ गया कि अमेरिकी एम्बेसडर को ओपनली आकर कहना पड़ा। ये तो डायरेक्ट मुदाखलत है और इससे इजराइल के अंदर माहौल और खराब होगा। साथ ही इसने कहा है कि कोई फलस्तीनी रियासत हम नहीं बनने देंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि आप इसके काम देखो कि ये है अमेरिकी एम्बेसडर, लेकिन बना हुआ है नेतन्याहू का तर्जमान और अपने मैंडेट से हटकर ये किस तरह की बातें कर रहा है। और इसने पहले फ्रांस को भी धमकी लगाई थी कि अगर फलस्तीनी रियासत बनानी है तो फ्रांस में कहीं वहां पर बनाओ। तो अब इसने कहा है, यानी तकब्बुर और ऐलान जंग और मतलब के बहुत बड़ी आप कह लें कि एरोगेंस, कह रहा है कि फलस्तीनी रियासत कभी नहीं बनने देंगे। और साथ इसने कहा है कि जो पॉलिसी है अमेरिका की कि वो भी फलस्तीनी रियासत को सपोर्ट करता है। अब आप देखें ना, ये एक सिंबॉलिक पॉलिसी है वेस्टर्न वर्ल्ड की कि हम जनाब फलस्तीनी रियासत की सपोर्ट करते हैं और बनाने की हिमायत करते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया और ना कभी बनाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि अच्छा फलस्तीनी रियासत बनेगी। ये एम्बेसडर साहब कह रहे हैं कि ऑफिशियली हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है ना। जो पहले पॉलिसी है उसके तहत कौन सा बन गई है, लेकिन बहरहाल एक होता है ना कि बस ट्रक की बत्ती के पीछे है। अच्छा, अरब्स भी यही कह रहे हैं कि देखो अमेरिका भी कहता है फलस्तीनी रियासत एक दिन बनेगी, लोग भी हैं कि अच्छा ये कहते हैं तो एक दिन बनी जाएगी। तो अब वो कह रहे हैं ऑफिशियली हमारी ये कोई पॉलिसी नहीं है, हम कोई फलस्तीनी रियासत ना बनने देंगे ना उसकी सपोर्ट करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स नो लॉन्गर फुली सपोर्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट। अब ये पॉलिसी शिफ्ट, इफ अ पैलेस्टीनियन स्टेट इज फॉर्म्ड इट मे बी समवेयर एल्स इन द रीजन नॉट इन द वेस्ट बैंक। यानी तकब्बुर की इंतहा है। कहता है अगर फलस्तीनी रियासत बननी भी है तो वो रीजन में कहीं और बनेगी, वेस्ट बैंक में नहीं बनेगी। आई टोल्ड हरीदी पार्टी दैट वी वुड व्यू द फॉल ऑफ नेतन्याहू's गवर्नमेंट नेगेटिवली। मतलब ओपनली उसने धमकी लगाई है और कहा कि बिल्कुल जुर्रत ना करना इसकी गवर्नमेंट गिराने की, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसको अच्छे अंदाज में नहीं देखेंगे। बस इतना ही होता है, इसके बाद और क्या, मतलब खुली धमकी। A Palestinian state will not be established in our times। हमारे होते हुए फलस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। और फिर इसने कहा वो ईरान के ऊपर हमला होना चाहिए और वो न्यूक्लियर बना रहा है, इस तरह की बातें भी की। अब खुद अमेरिका के अंदर वहां पर डिबेट भी हो रही है, मीडिया के ऊपर भी और हाई ऑफिशियल्स भी, वो खुद देख रहे हैं कि ये अमेरिकी एम्बेसडर है, ये क्या बातें वहां पर बैठकर कर रहा है, ये कोई नेतन्याहू की कैबिनेट का मिनिस्टर तो नहीं है। अच्छा, तो सवाल ये है कि उधर सेंटकॉम के जनाब ऑप्शंस हमने पेश कर दिए हैं, इधर साथ ही ये साथ साथ वाकयात हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं फलस्तीनी रियासत नहीं बनेगी और हम बनने नहीं देंगे और हमारे होते हुए ये बन ही नहीं सकती। तो बात यह कि फिर करना क्या है। और फिर अरब गवर्नमेंट किधर जाएंगी जो ये लारा लगाकर बैठी हुई फलस्तीनी रियासत बनेगी, ओ भाई वो नहीं बनेगी तो ये किधर जाएंगे। और सोल्यूशन क्या है फिर, बात यह है कि फिर सोल्यूशन क्या है, फिर मामला किस तरफ जाएगा। मामला तो फिर एंडलेस वॉर्स है ना। तो ये तो सिर्फ एक अजीब सी बात और सिर्फ जो है वो तबाही है और जंगे ही जंगे हैं। और अभी अमेरिका ने सैंक्शंस अनाउंस कर दिए हमास के ऊपर कुछ ही देर पहले। ये साथ साथ वाकयात हो रहे हैं। और जो बेनी गांट्स है जो कि बहुत क्रिटिसाइज करता है, जंगबंदी का भी हामी है और सारा जो समुद्रेच और बैन गवर के ऊपर सैंक्शन लगी हैं इसकी इसने मुखालफत कर दी है और बरतानिया की गवर्नमेंट को बुरा भला कहा है और कहा है कि ये मॉरल फेलियर है, कितना इखलाकी जवाल है कि इन्होंने इजरायली मिनिस्टर्स के ऊपर सैंक्शन लगाई हैं और कहा है कि जो बरतानवी गवर्नमेंट है ये ग्लोबल टेररिज्म को फ्यूल कर रही है। अब आप जरा अंदाजा करें कि मैंने आपको कहा ना कि सैंक्शन लगना एक अमल है लेकिन उसका जो इंपैक्ट है वो एक दूसरी चीज है और असल चीज वही है। अब ये तो सुबह शाम क्रिटिसाइज करता है बैन गवर और समुद्रेच को, अब क्यों मुखालफत कर रहा है और बरतानवी गवर्नमेंट के बारे में इतने सख्त अल्फाज क्यों बयान कर रहा है, क्योंकि इन सैंक्शन से जो बदमाशी वाला एक था ना वो खत्म हुआ है, पहली लगाम डाली गई है, इसका असल चीज इंपैक्ट है। अब इन सैंक्शन के बाद कौन सा वो उठाकर लेके जाएंगे बैन गवर और समुद्रेच को, तो असल बात वो इंपैक्ट है कि लगाम डाल दी गई है, पहली लगाम ये डाली गई। और एक है ना कि वेस्ट अबंडन कर रहा है, वेस्ट पीछे हट रहा है इजराइल से, ये सबको मैसेज चला गया है। इसका मतलब इजराइल के खिलाफ भी सैंक्शन लग सकती हैं। अब ये ना सोचो, मैंने आपको बताया ना कि नो अकाउंटेबिलिटी भी एक वेपन है कि डिसअपॉइंट करने के लिए कि भाई इजराइल के खिलाफ क्या हो जाएगा, अब सैंक्शन लग गई है। तो ये एक बड़ी बात है। और अमेरिका की इतनी बड़ी सपोर्ट के बावजूद दुनिया ये एक्शन ले रही है और वेस्ट यूरोपियन ये एक्शन ले रहे हैं, हालांकि जहां पर अमेरिका खड़ा होता है सबको पता होता है कि इस मुल्क के खिलाफ नहीं जाना। और भाई अरब गवर्नमेंट इजराइल के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है, क्यों? क्योंकि अमेरिका का खतरा है कि भाई अमेरिका साथ है तो फिर अमेरिका नाराज हो जाएगा और वो सैंक्शन लगा रहे हैं। और मैक्रोन ने कहा था कि अगर हमने यहां पर इजराइल को ना रोका और इसको अकाउंटेबल ना किया
तो हमारी कोई क्रेडिबिलिटी दुनिया में नहीं बचेगी। और हमारे डबल स्टैंडर्ड के ऊपर ऑलरेडी दुनिया सवाल उठा रही है कि यूक्रेन पर हम सपोर्ट मांगते हैं तो गजा में हम उसी प्रिंसिपल को लागू क्यों नहीं करते। तो ये चीज। अच्छा, अर्जेंटाइन के जो प्रेसिडेंट हैं और ये एक्सट्रीम सपोर्टर है इसराइल का, जैसे ये अमेरिकी एम्बेसडर है इसी सतह का, ये पहुंचा है स्पेन, और स्पेन में इसने स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बहुत बुरा भला कहा, बहुत बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल की, और तकलीफ क्या है कि वो फलस्तीन के सबसे बड़े हामी हैं। अब ये पहुंचा है यरूशलेम। अच्छा, इससे पहले जो लास्ट दौरा इसने किया था, इसी जंग के दरमियान इसने दौरा किया था, और ये वेलिंग वॉल के ऊपर गया था और वहां पर रो पड़ा था, जिसकी वीडियो वो वायरल रहती है कि वे वहां पर जाकर जब रो रहा है। अब ये दोबारा मिलाई इन यरूशलेम इजराइल इज अ लाइट हाउस ऑफ फ्रीडम, ये बयान दे रहा है। और फिर इसने कहा कि अर्जेंट नीड यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट ईरान एंड टेरर, फिर वही बात है कि ईरान पर हमला होना चाहिए। और इसने ये कहा कि ये अपनी एम्बेसी अर्जेंटाइन जो है वो अपनी एम्बेसी तल अवीव से यरूशलेम जो है वो मुंतकिल करेगा, और अमेरिका के बाद ये दूसरा मुल्क होगा। तो बहरहाल ये भी पहुंचा हुआ है। फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने कुछ बड़े हमले किए और 4 फौजियों के जख्मी होने की इतलात वेस्ट बैंक से भी आ रही हैं। गैदरिंग ऑफ इजरायली व्हीकल जो हैं इनके ऊपर बमिंग की है साउथ ऑफ खान यूनिस के अंदर, यहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं और 4 इजरायली फौजी इंजर्ड हुए हैं आफ्टर ए पैलेस्टीनियन। सिर्फ एक फलस्तीनी ने सीज्ड देयर वेपन, उनका असलहा सीज किया इन नेबलस एंड ओपन्ड फायर एट देम। मुझे बताइए कि दुनिया की कौन सी ऐसी फौज है, एक बंदा आया है उसने उस फौज का असलहा भी छीन लिया और उसको निशाना भी बना दिया। तो ये असल इसकी हकीकत है जिससे ये सारी मिडिल ईस्ट की रियासतें जब डर कर दुबक कर बैठेंगे कि पता नहीं इजरायली फौज क्या है, ये इजरायली फौज है। एक फलस्तीनी आकर उससे असलहा छीन गया। और आप देखें कि ये जब जाते हैं वेस्ट बैंक में तो पूरी सपोर्ट होती है पीछे, मतलब ये कोई कहीं ऐसे जंगल में तो नहीं फिर रहे थे कि अचानक से इनके ऊपर हमला हो गया, ये पूरी सपोर्ट के साथ जाते हैं और असलहा ये। तो वो एक फलस्तीनी 4 से असलहा छीनकर और उनको निशान बनाकर चला गया। नीदरलैंड के अंदर बड़ा वाकया हुआ है। इजरायली एयरफोर्स का जो ऑफिसर है ये वहां पर गया है और इसके ऊपर लॉ सूट फाइल हो गया। इसराइलियों को इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है ये उनके लिए जमीन तंग हो चुकी है, वो जहां पर जा रहे हैं कोई ना कोई इकदाम उनके खिलाफ हो रहा है। नीदरलैंड के अंदर इजरायली एयरफोर्स का ये ऑफिसर है ऑन द सस्पिशन ऑफ कमिटिंग वॉर क्राइम, और ये टेक्नोलॉजी एक एग्जीबिशन था एफिलिएटेड विद इजरायली साइबर कंपनी, ये उसकी शिरकत के लिए गया था, इसके ऊपर लॉ सूट फाइल हुआ है और ये वहां से निकल गया। और जो ग्रेटा थनबर्ग हैं वो पेरिस पहुंच चुकी हैं और इन्होंने कहा कि हमें वहां पर इलीगली किडनैप किया गया, डिटेन किया गया इंटरनेशनल वाटर के अंदर, और ये सारी बातें उन्होंने की। और इन्होंने कहा द लीस्ट वी कैन डू इज रिकॉग्नाइजिंग अ पैलेस्टीनियन स्टेट, सबसे कम जो चीज हम कर सकते हैं यानी फलस्तीनी रियासत, जो कि जाहिर बात एक बहुत बड़ा इकदाम होगा, लेकिन वो कह रही है कि ये सबसे कम इकदाम है, दुनिया को इससे भी आगे जाना है। महमूद अब्बास जो हैं और जो कैसा कैरेक्टर फलस्तीनियों के मत्थे लगा है वो आप सब जानते हैं। इसने खत लिखा है मैक्रोन को, और खत के अंदर क्या लिखा है, अब्बास कॉल्स फॉर हमास डिसआर्मामेंट इंटरनेशनल फोर्सेस इन लेटर टू मैक्रोन। और इसने कहा है कि अनएक्सेप्टेबल है जो हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक किया, और हमास अपने वेपन जब हैंड ओवर करे इंटरनेशनल फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय होने चाहिए। ये मिडिल ईस्ट का भी यही वर्ल्ड व्यू है, यही उनका नजरिया है। जो सारी रियासतें हैं ईरान को छोड़कर ये इल्यूजन्स का शिकार हैं, इसी वजह से ये आज तक मसला हल नहीं हो सका। और जो कुछ हो रहा है ये लोग भी उसके इतने ही जिम्मेदार हैं, इनकी इस कहते ना कि एक इल्यूजन पॉलिसी की वजह से, मतलब एक रियलिटी से हटकर पॉलिसी की वजह से। अब ये हमास को कह रहा है कि वो हथियार डाले। ओ भाई, हमास चीख कर ये बोल चुके हैं वो हथियार डालने के लिए तैयार है, लेकिन पहले सिक्योरिटी गारंटीज दी जाए, पहले फलस्तीनी रियासत को अनाउंस किया जाए। अब जरा अंदाजा करें, और इजराइल जो जेनोसाइड कर रहा है सुबह शाम ये कह रहा है कि उसका मकसद है गजा पर कब्जा करना। गजा पर कब्जे से उसको कौन रोक रहा है? हमास रोक रही है या ये महमूद अब्बास रोक रहा है? हमास ही की वजह से अभी तक गजा पर कब्जा नहीं ना हो सका। यूरोप भी सपोर्ट किया, अमेरिका भी, सारी दुनिया ने भी, इन्होंने भी खामोशी इख्तियार की, फिर भी कब्जा नहीं हो सका हमास की वजह से। अच्छा, अगर कब्जा हो जाए तो ये जाकर छुड़वाएंगे। तो एक तरीका कार है ना कि भाई वहां पर आए अरब फोर्सेस, वहां पर सिक्योरिटी संभालें, हमास करेंगे, हम तैयार हैं। वो तो लड़ी एक कॉज के लिए रहे, वो हथियार डालने के लिए तैयार है। लेकिन ये कहना कि वो हथियार डाल दें और उसके बाद इजराइल है वो वहां से निकल जाएगा, लेकिन ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? और इनकी इसी पॉलिसी, और ये तो उल्टा इजराइल के जो नैरेटिव है उसको मजबूत करने वाली बात है कि कसूरवार हमास। तो ये बहुत ही एक शर्मनाक किरदार में इसको कहूंगा और बड़ी ही अफसोस की बात है। आखिर में अगर हम लॉस एंजलिस की बात करें तो 2 बड़े वाकयात हुए, उसमें पुलिस चीफ जो है वो गवर्नर के खिलाफ सामने आ गया है। कैलिफोर्निया पुलिस चीफ, गवर्नर इनकरेज्ड लॉस एंजलिस राइट्स, जो दंगे फसाद हैं इसको
गवर्नर जो है इनकरेज किया है। अब इसके बाद मामला और खराब हो गया। देखिए, एक इंतजामिया के लोग होते हैं ना, पॉलिटिशियंस की, पार्टीज की तो लड़ाई गोलाबारी होती है। वैसे तो गवर्नर और सदर की बहुत रेयर थी, ऐसे अमेरिका में इस तरह नहीं होता, लेकिन चलो मान लिया वो पॉलिटिशियंस हैं, वो पार्टी है और एक कशीदगी का माहौल है, तो चलो हो गया, डेमोक्रेट्स और ट्रंप आपस में आमने सामने। ये तो पुलिस चीफ है, ये तो एक मतलब इंतजामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक रखने वाला है ना, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं सियासत से। इसका आकर ये कहना कि गवर्नर जिम्मेदार है और गवर्नर ने तो उल्टा इंकरेज किया। एक चीज होती है कि इनकॉम्पिटेंस है या वो सही हैंडल नहीं कर सका, मैनेज नहीं कर सका, और चीज है। एक ये है कि इसने बढ़ावा दिया है, ये बिल्कुल एक अलग चीज है। और पुलिस चीफ आकर ये बयान दे रहा है ऑन रिकॉर्ड। इसके बाद मामला यानी बगावत के अंदर बगावत। एक तो अमेरिकी सदर के खिलाफ गवर्नर आ गया और स्टेट से पूछे बगैर ट्रंप ने अपनी अथॉरिटी लगा दी। अब गवर्नर के खिलाफ पुलिस चीफ आ गया। बहुत ही संगीन वहां पर मामला वगैरह। साथ जो मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने इसके बाद कहा कि मुझे तो लग रहा है यहां पर कोई बगावत की बू मुझे आ रही है और मुझे लग रहा है कि ये सारा प्री प्लान था और मैं इंसुरेक्शन एक्ट जो है वो नाफिज करने जाए। ये 1807 के अंदर बना था। इसके जरिए सारी पावर सदर के पास आ जाती है, वो मिलिट्री डिप्लॉय करे, वो नेशनल गार्ड करे, वो दरमियान में सारी इंतजामिया को बाईपास करते हुए जो उसने करना करे वो कह रहा है अब तो मैं ये करूंगा। इसकी तरफ जब वहां पर मामला जा रहे हैं तो मिडिल ईस्ट क्या बनेगा कुछ पता नहीं। और इजरायली लॉबी मुकम्मल पुश कर रही है जंग के लिए और वो कह रहे हैं फिलिस्तीन रियासत नहीं बनेगी तो फिर कौन सा सोल्यूशन होगा। यूक्रेन की जंग संभाली नहीं जा रही, वो बढ़ती चली जा रही है। ताइवान का मसला वैसा है और अंदर ये डिस्टेबलाइजेशन है। ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।